क्या उत्तराखंड में देहरादून में मलिन बस्तियों को लेकर कोई स्थायी समाधान नहीं है? अस्थायी नहीं, स्थायी समाधान। आज ये विषय, ये जिन एक बार फिर से क्यों जिंदा हुआ है? साल 2018 नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मलिन बस्तियों को हटाया जाए और सभी को सरकार दूसरी जगह पर विस्थापित करे। बड़े पैमाने पर प्रदेश के कई हिस्सों में मलिन बस्तियां हैं। अब एक साथ सबको विस्थापित करना इतना आसान कहां, और वो भी जब सियासत वोट बैंक की हो। और अब एक बार फिर से सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में, और तीसरी बार। ऐसे में सवाल यह कि मलिन बस्तियों पर जारी ये सियासी महाभारत क्या सिर्फ वोट बैंक का ही हिस्सा है, और क्या वाकई कभी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सकता? क्योंकि मलिन बस्ती के अध्यादेश की मियाद खत्म होना हर बार यही सवाल खड़ा करती है कि क्या यही एक समाधान है? आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत हावी हो रही है। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से मलिन बस्तियों के मामले पर सूबे की सियासत गरमाने लगी है। मलिन बस्तियों के लिए लाया गया अध्यादेश का समय जो पूरा हो रहा है, ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि इस बार क्या सरकार मलिन बस्तियों को राहत देगी या फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी? जी, उत्तराखंड में साल 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया था कि मलिन बस्तियों को हटाया जाए। इन सभी लोगों को सरकार दूसरी जगह विस्थापित करे, लेकिन बड़े पैमाने पर राज्य के कई हिस्सों में मलिन बस्तियां हैं। ऐसे में लाखों लोगों को हटाकर कहां विस्थापित किया जाए, सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी। साल 2018 में बीजेपी सरकार ने 3 साल के लिए अध्यादेश लेकर आई। साल 2021 में इसे 3 साल के लिए और बढ़ाया गया। ऐसे में मलिन बस्तियों के अध्यादेश का समय अब पूरा हो रहा है। ऐसे में अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि सरकार अध्यादेश लाएगी या फिर इस बार स्थायी समाधान की ओर काम होगा। इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड के मुखिया सीएम धामी हो या फिर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, दोनों का कहना है कि राज्य सरकार चाहती है कि कोई स्थायी समाधान किया जाए और सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे। हम परमानेंट सोल्यूशन भी करेंगे, लेकिन अभी एकदम जिस समय हम खड़े हैं उस समय हमारे पास यही एक विकल्प था जिसके आधार पर हम निर्णय। वहीं कांग्रेस इस मामले पर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। पूर्व विधायक राजकुमार का तर्क है कि साल 2016 में कांग्रेस सरकार ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी और सरकार ने बकायदा विधानसभा से मलिन बस्तियों के लिए एक्ट बनाया था, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। पूर्व विधायक राजकुमार का यह भी तर्क है कि खुद वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे और पूरी चर्चा के बाद मलिन बस्तियों के लिए एक्ट लाया गया था। अगर इस बार सरकार स्थायी समाधान नहीं लाती तो फिर विपक्ष सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को तैयार है। देखिए, इससे पहले ठंडे बस्ते में डाल रखी, उन्होंने वादा किया था पिछली बार भी चुनाव, मेयर के चुनाव, नगर निगम के चुनाव में, कि अगर हम सत्ता में आए तो सबसे पहले मलिन बस्तियों वासियों को मालिकाना हक देंगे। लेकिन 5 साल क्या 6 साल में बीत गए, अभी तक उन्होंने वो अध्यादेश को लेकर राग अपना रखा है, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। पानी बिजली के कनेक्शन बंद पूरे मलिन बस्ती में हो रखे हैं, उनको नहीं शुरू कराया। लोग परेशान हो रहे हैं। लोग जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र या कोई लोन लेने में असमर्थ है, नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर मालिकाना हक मिल जाएगा तो लोग लोन भी लेंगे, सभी सारी सुविधा भी मिल जाएगी। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों को लेकर राजनीति कोई नई नवेली नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर इस मुद्दे को लेकर हमला बोलते रहते हैं। मलिन बस्तियों के वोटर को लेकर ये राजनीति होती है।
तो क्या अध्यादेश ही है स्थायी समाधान? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा है वो आपकी स्क्रीन पर है। बीजेपी के युवा चेहरे सत्यवीर चौहान साहब हमारे साथ हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ हैं, अनुभवी चेहरे हैं, और जय सिंह रावत जी बहुत करीब से इन्होंने अपने सामने उत्तराखंड को बनते हुए भी देखा। तब का दौर और अब का दौर। मैं इस चर्चा की शुरुआत जैसर आपके साथ ही करना चाहूंगा, फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ। अध्यादेश अध्यादेश अध्यादेश, क्या वाकई इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है? क्या एक विकल्प के तौर पर कि अध्यादेश ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है, ये मान ले हम? देखिए तिलक, अध्यादेश तो स्थायी समाधान कैसे हो सकता है? क्योंकि अध्यादेश जो कानून होता है कुछ समय के लिए होता है, उसको फिर रेगुलराइज करना होता है, चाहे संसद में हो चाहे विधानसभा में हो। अध्यादेश तो दोनों जगह आते हैं। ये तो फिलहाल जो है टाइम पास करने वाली बात, और ये गंभीर समस्या है मलिन बस्तियों की, सैकड़ों मलिन बस्तियां। और ये कोई आज की बात नहीं, हम तो कितने सालों से, दशकों से देख रहे हैं। नदियों किनारे लोग आते हैं, बसते जाते हैं। दूसरा होता है यार, कुछ तो मजबूरी में आते हैं लोग, जिनके पास पैसा नहीं होता वो नदी किनारे कहीं अपना झुग्गी झोंपड़ी डाल के, और कुछ बसा दिए जाते हैं, और कुछ बसा दिए जाते हैं, और बाकायदा पॉलिटिकल लीडर बसाते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा अनुभव है, कोई पार्टी पीछे नहीं है। राजनीतिक दलों के क्या होते हैं कि वोटों की खेती है। हाँ। इनके पक्के खेत पक्के वोट होते हैं, क्योंकि वोट की गारंटी है मलिन बस्ती के वोटर, वोट की गारंटी है मलिन बस्ती की वजह से सरकारें, जो भी अब तक की सरकारें हैं, इनको छेड़ती नहीं। कोर्ट का ऑर्डर आता तो छेड़ती नहीं। इसका सही समाधान की जरूरत तभी होगी जबकि दोनों, भाई बसाने वाले सभी हैं, यहाँ तक दल वालों ने दूसरी जगहों राजनीतिक दल है, केवल एक राजनीतिक दल है जो बता, सबको एक, जब तक एक नहीं होगी तब तक एक दूसरे बीजेपी वाले कांग्रेस को सब दोष डालेंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी पर दोष डालेंगे, यूकेडी वाले पर दोष डालेंगे। इसलिए जो भी कहता है उनसे कहिए आप आलोचना, आप बताओ समाधान क्या है? यही बात बिल्कुल सही कही आपने शांति प्रसाद भट्ट जी। यही मैं जानना चाह रहा हूं। इस पे ना जाने सैकड़ों चर्चाएं हम लोगों ने कर दी, हरि अनंत हरि कथा है, कभी खत्म होने का नाम नहीं। समाधान क्या है आज यही बता दीजिए आप, क्या समाधान है? देखिए अभी आप रवि जी चला रहे थे और राजकुमार जी की भाई, राजकुमार जी ने समाधान बताया ना आपको। 2016 में जो मलिन बस्तियां और कांग्रेस की गवर्नमेंट में हमने 80 लोगों को नियमितीकरण किया था, उन्हें पट्टे भी दिए थे। और वर्तमान में जो नदी है रिस्पना या और भी, इनका जो फ्लड जोन निर्धारित होना है, सरकार उसको 7 साल हो गए उसको चिन्हित नहीं कर पा रही है। हम कह रहे हैं उसको चिन्हित करिए फ्लड जोन को, जो उसकी ये मलिन बस्तियां बनी कब? ये भट्टी अगर राजकुमार जी के पास समस्या का समाधान होता जो आप बात कह रहे हैं, तो वो इस बीमारी का इलाज कब का कर चुके होते। अब मुझे ये मेरा मुंह मत खुलवाइए कि किसने किसको बसाया, है ना? बुरा आपको भी लगेगा और सत्यवीर चौहान जी को भी लगेगा। अब मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि अगर यही स्थायी समाधान है कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दे दे, आप ये कह रहे हैं, उसके लिए कानून लाना चाहिए ना, जैसे आदरणीय रावत जी अभी कह रहे थे। ये अध्यादेश को स्थायी समाधान है, उसके लिए आप कानून लेकर आइए। जैसे राजकुमार जी कह रहे थे कि हमने डिटेल रिपोर्ट बनाई है, अभी सरकार के पास सारी रिपोर्ट है, कितनी मलिन बस्तियां है, कौन कौन है, कहाँ है, कितने परसेंट है, कितने परसेंट निजी भूमि है, कितने परसेंट नगर निकाय के, कितने पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, ये सारी रिपोर्ट सरकार के पास है। तो हम यही तो करें कि सरकार अब तक इस पर कानून लेकर आती, ताकि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना। क्या चाह क्या रहे हैं आप भट्ट जी, ये बताइए ना, चाह क्या रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं समाधान बताइए। समाधान इनको नियमितीकरण करिए, सीधा सा समाधान है, इनको नियमितीकरण करिए, इनको मालिकाना हक दीजिए, ये समाधान। कानून का आदेश और पर्यावरण की चिंता, बिंदाल नदी, रिस्पना नदी, ये सब कुछ दांव पे लगा दिया जाए, आप ये कह रहे हैं सिर्फ वोट की खातिर?
मैं कह रहा हूँ ना, फ्रेंड जोन को चेंज करते हुए जो उसकी जज में आएंगे उनके लिए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाइए, उनको रिहेबिलिटेट करिए और अन्य को मालिकाना हक दीजिए। ठीक, सत्यवीर चौहान जी, क्या अध्यादेशी स्थायी समाधान मान लें हम? जो बात शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं इन लोगों की नीयत सही नहीं है। और तिलक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मलिन बस्तियों में रह रहे लोग और भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं उनकी पहली बार अगर चिंता करी है तो हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारी जो आज सरकारें हैं उन्होंने इस विषय में चिंता करी है। आप उत्तराखंड के मलिन बस्तियों की बात तिलक जी कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, जब कोविड जैसी महामारी आती है उस समय भी उनके जीवन यापन को कोई असर न पड़े, उस समय भी हमारी सरकार ने चिंता करी। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने समय समय पर उनके स्वास्थ्य के लिए हेल्थ ड्राइव चलाई है और हमारी सरकार में आपको बताना चाहता हूं कि 9 लाख से अधिक तिलक जी गरीबी रेखा से ऊपर आए। विषय यह है कि जो लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं कि इनका जीवन स्तर कब ऊंचा होगा। ये मलिन बस्तियों में जो लोग हैं इनके लिए किस प्रकार से योजनाओं को माध्यम से और इनको सशक्त किया जाए, विषय तो सारा ये है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको तिलक जी, उस विषय पे बाद में आऊंगा जिन्होंने अध्यादेश की कांग्रेस ने बात करी, क्योंकि अध्यादेश की बार बार बात इसलिए करती है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में इनकी सरकारें रही, केवल अध्यादेश के आधार पर इनकी सरकारें चलती रही है। लोगों से इनका कभी सरोकार नहीं रहा। वो इसलिए भी कहता हूँ कि गरीबी हटाओ का नारा इन्होंने दिया था, गरीबी तो हटी नहीं, मगर गरीबों को रास्ते से कैसे हटाना है वो हमने भी देखा। तिलक जी, आपने काफी समय से मीडिया की रिपोर्टिंग भी इस विषय में करी है और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये मलिन बस्तियों को लेकर अध्यादेश। हाँ, बिल्कुल 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 आपका विषय आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी सरकार का संकल्प है प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत करना। हमारी सरकार में पूरे देश में 3 करोड़ चौहान साहब, या फिर इनको विस्थापित कर दीजिए ना। जब आपका कलेजा इतना बड़ा है तो कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, अध्यादेश फिर लाते क्यों? फिर आप लॉजिक दीजिए। सर मैं कह रहा हूँ अस्थायी समाधान है ये, और रावत जी आपके सामने कह रहे हैं वो अस्थायी समाधान है। स्थायी समाधान बताइए ना, या तो आप बोलिए कि हम इन सबको पक्का मकान देंगे और ये सब हटेगा यहां से। और अभी मैं शहरी विकास मंत्री को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अब वक्त कहां बचा, अब हमारे पास कोई वक्त ही नहीं है। यानी आपको मालूम नहीं था कि 3 साल पहले भी आपकी सरकार थी? आप ये कह रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? बोलिए चौहान साहब। अब मुझे स्क्रीन पे ना आप दिखाई दे रहे ना मैं दिखाई दे रहा हूं, मुझे लग रहा है कुछ आपकी तरफ से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। चौहान साहब मैं ठीक करवा रहा हूं, आप अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ तिलक जी, मैं आपको बता दूं, आपने कहा ना कि इन लोगों को का कैसे मजबूत करना जाएगा। मैंने कहा कि 3 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार ने दिए और ये ऐसे आवास नहीं है जो कांग्रेस के समय दिए जाते थे। ना उसमें पानी होता था, ना उसमें शौचालय होता था, ना उसमें बिजली होती थी, ना उससे प्लास्टर होता था। और उसमें बिजली भी है, प्लास्टर युक्त है, उसमें शौचालय भी है और उसमें उज्ज्वला का सिलेंडर भी है। वो तमाम सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है और ये किसने दी? हमारी सरकार ने दी है। इन लोगों को आप इस मुद्दे पर आ जाइए ना, इस मुद्दे पर आ जाइए। इन लोगों को भी हम मुख्य धारा में ला के इनको भी सशक्त करेंगे। जो आपका विषय, मुझे लगता है कि जब उत्तराखंड में, मैं आपको तिलक जी बता दूं, जब से हमारी सरकार आई, नहीं ये मुख्य धारा में ही है, आप गलत सोच रहे हो। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ। मुख्य धारा में इनको लाने का काम हमने किया है, उनको सरकार की प्रत्येक योजना से जोड़ने का हमने काम किया। मैंने कहा हेल्थ ड्राइव इनके लिए। मैं सर किस विषय पर चर्चा कर रहा हूँ? आप अपनी योजनाएं गंवा रहे हैं। नहीं आपने कहा, मैं अध्यादेश की बात कर रहा हूँ, मलिन बस्तियों के मुद्दे पे कह रहा हूँ कि हमने इनको गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। हमें उनके संरक्षण के लिए किसी शांति प्रसाद जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? फिर जय सर आपके पास, यानी आप भी ये कह रहे हैं आपके पास कोई स्थायी समाधान नहीं है, सिर्फ अध्यादेश। तिलक जी, आप सरकार पे गांधी से लेकर राजीव गांधी की, मुझे 30 मई 2024 का वो चीज याद है जब भारतीय जनता पार्टी ने शांति प्रसाद जी, नहीं 1 मिनट चौहान साहब, 1 मिनट। आप ये अपने मसीहाओं के नाम मत गिनवाइए शांति प्रसाद जी। इसलिए गिनवा रहा हूं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर कड़वा बोलूंगा, बुरा लगेगा आपको। मैं बोलता हूं कड़वा, लेकिन बुरा लगेगा फिर आपके उन नेताओं को भी। एक काम करिएगा, जिन मसीहाओं के नाम ले रहे हो ना आप, क्योंकि हमने देखा है तभी मैं बोल रहा हूं, देखा है तभी बोल रहा हूं, मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं। इन मसीहाओं की संपत्ति को चेक करिए। मलिन बस्ती में इनको जो पक्का मकान नहीं मिला लोगों को,
लेकिन उनके घर पे लेंटर डल गया 4-4, 5-5। मालूम है? नहीं मालूम ना? हमें मालूम है, आपको नहीं मालूम, या मालूम है तो आप जान रहे हो। मसीहा कौन है मैं जानता हूं अच्छी तरह। आप देखिए जयसर ये मुंह खुलवा रहे हैं हमारा शांति प्रसाद जी, कह रहे हैं कि हमारे मसीहा थे जिन्होंने मलिन बस्तियों को बचाया या बसाया। मैं तिलक जी सर हमें मालूम है ये महल कैसे बन गए आपके। एक बात सुन लीजिए तिलक जी, मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं यहाँ पर मुझे राहत इंदौरी साहब से शायद याद आ रहा है, लगेगी आज तो आएंगे घर कई जगह, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है, इसलिए सरकार जो की है उसकी जिम्मेदारी है वर्तमान में, वो उनको बचाए, पॉलिसी कराए। सरकार की जिम्मेदारी है, समाधान पूछ रहा हूं ना आपके पास है ना चौहान साहब के पास है। सर मैंने समाधान बताया ना चवला साहब। नहीं आप कह रहे हो कि सबको पक्का मकान दे दो। मैं कह रहा हूँ नहीं जयसर यही समस्या, एक मिनट रुकिए ना जयसर, यही समस्या का समाधान है। वो कह रहे हमने बसाया, मामला ओके करो ताकि कोई पुराना बकाया ना रहे, इस टाइप का। सवाल ये है मकान दे दो, लेकिन कहाँ दे दो, इसलिए बताओ कहाँ दे दो। हाँ। ये वास्तव में गंभीर समस्या है, देखा जाए किसी एक पार्टी की समस्या नहीं है। ये कुछ लोग तो हैं जो माफिया लोग हैं, कुछ लोग भी हैं कि वहाँ ऐसी बस्तियों में सामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, कुछ यहाँ लेबर फोर्स है जिसको शहर की जरूरत होती है, ये काम वाली होती हैं, पेंटर हैं, आपके दूसरे छोटे मोटे काम करने वाले हैं, बिजली वाले काम है, जो लेबर फोर्स है वो भी बस्तियों में रहती है। इनकी जब हम कह रहे हैं इनके लिए बहुत सम्मान, मलिन क्यों बोला जाए, ये गंदी जगह रहते हैं, मलिन का नहीं बिल्कुल सही, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये मलिन बस्ती शब्द ही खत्म कर देना चाहिए। तब होगा जब वहां हटेंगे। सवाल ये है कि समय ऐसे मल्टीप्रोन स्ट्रेटेजी की जरूरत है, पर्यावरण दृष्टि से भी हो, कानूनी दृष्टि से भी सही हो, और जो राजनीति कर रहे हैं इन लोगों के दृष्टि से भी हो, जो काम करेंगे तो नहीं, ये तो फुटबॉल खेल रहे हैं ना, ये कह रहे हैं हमारे मसीहाओं के नाम सुनिए, ये नाम वो नाम वो नाम। सर हम तो सुनते सुनते अब देख लिया ना हमने, शांति प्रसाद जी को नहीं मालूम क्या ये कच्चे मकान से पक्के मकान कैसे हुए मालूम नहीं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो मसीहा जिनके नाम ले रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। अब इनके लिए तिलक नई जगह की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो दिल्ली में एक सावधान का तस्वीर नगर है, वहाँ वही क्या सरकार ने छोटे छोटे 2-2 कमरे बना के देती है उनको, लेकिन आप यहाँ से ये फ्लड जोन है, ये पर्यावरणीय जिससे कभी मसूरी में क्लाउड ब्रस्ट हो गया तो इसको ना तो ये समझ लो नाला बिल्कुल तंग नाला बन गया है, बिल्कुल जैसे मंदाकिनी में हुआ, केदार घाटी में हुआ। नदी अपना रास्ता तो ढूंढेगी, देहरादून में तो नदी नाले खाले थे सब कब्जे करते लोग थे, और इन्हीं लोगों ने कब्जे कराए, वोटों की खातिर कब्जे कराए, और अब बड़े बड़े नेता होते, उनको हराने की मजाल नहीं किसी। आप समझे नहीं, गरीब का तो गरीब तो वैसे ही है। आपने दूसरे की जमीन पर हम एक कानून का पालन की, अच्छा दूसरा सरकारें क्या करती, जो बड़े बड़े लोग हैं उनका फ्री होल्ड करती है। मैंने देखा राजपुर रोड पर देहरा कई लोगों का फ्री होल्ड हो गया। अरे तराई में जाके देखो ना, जहाँ वर्ग 4 की 5 की वो जमीन है, आज वही तो बात हो रही है, वहाँ करते हो। चौहान साहब जी जो बात जयसर कह रहे हैं मैं उस बात से सहमत हूं, लेकिन मेरे को एक बात नहीं समझ में आती, इतने विद्वान मंत्री भी हैं, इतने लंबे अरसे से विधायक भी रहे, प्रेमचंद अग्रवाल जी शहरी विकास मंत्री कह रहे हैं कि अब हमारे पास वक्त ही कहां है। ये मुझे समझ में नहीं आता, ये वक्त जाता कहां है। जब आप अध्यादेश ला रहे हो 3 साल का, तब आपको मालूम नहीं था कि 3 साल में आपने क्या करना है, और आज आप मंत्रालय पर हो और कह रहे हो कि हम करें तो करें क्या। या तो बोलिए कि यही स्थायी समाधान है, फिर 3 साल बाद फिर बढ़ा देंगे, मौज काटो। तिलक जी मैं बोलूं? बोलिए चौहान साहब। जी तिलक जी, मैंने जिस बात की शुरुआत शुरू में ही करी थी और आपने थोड़ा सा मुझे रोका था, उसी बात पे अंततः जयसिंह भी उसी बात पे आए, गरीबों की बात पे आए। मैंने गरीबों से शुरू करी थी। अगर गरीबों के उत्थान के लिए, समग्र उत्थान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी है। अब तमाम योजना उठा के देख लो, इतना समय आपका डिबेट निकालनी है। ये आंकड़े अपने आप में दर्शाते हैं कि 9 लाख से अधिक लोग उत्तराखंड के अंदर गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए हैं, जिनके जीवन स्तर में
सुधार आया है। और मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ तिलक जी, जब आपने अतिक्रमण की भी थोड़ी सी आपने बात करी, हमने बनपुरा में हल्द्वानी में जो रेलवे की जमीन जो कब्जाई हुई है, जिसको कि खाली करने के लिए हमने तमाम वो व्यवस्थाएं कर दी थी कि वो खाली हो जाए, उसको उस अतिक्रमण को रोकने के लिए कॉल किया सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस पार्टी के वहां के स्थानीय विधायक है, पहले बताते हैं, समस्या उत्पन्न करते हैं, उत्तराखंड के भूभाग को छेड़छाड़ करते हैं, यहाँ की संस्कृति को जिस प्रकार से डैमेज करते हैं, और फिर कहते हैं कि उत्तराखंड में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। इनके जो चेहरे हैं ना तिलक जी, ये उत्तराखंड की जनता पहचान चुकी है, इसलिए 2017 के बाद से जो इनकी राजनीतिक स्थिति यहाँ पर है, उसका मैं समझ गया, आप मसीहा हो, समाधान बताओ, मुख्यमंत्री तक नहीं है, समाधान बताओ, समाधान बता रहा हूँ जी। प्रत्येक व्यक्ति को जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन मलिन बस्तियों में जो चिन्हीकरण किए गए मकान है वो कितने हैं बता दीजिए, कितने हैं? बात उसकी नहीं है कि बात अभी आप मकान देंगे तो बता दो इतना आंकड़ा कितना है हमने। अच्छा, हम हमारे कितनी आबादी है इसकी? तिलक जी कितनी मलिन बस्तियां हैं पूरे प्रदेश में? तिलक जी, जब 2014 में हमारी सरकार आई थी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि करोड़ों मकान बना के दूंगा गरीबों को, तब कहते थे अरे कहाँ करोड़। चौहान साहब, मैं समाधान पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो मोदी जी जिंदाबाद, ठीक है सर, कौन मना कर रहा है, लेकिन रास्ता तो बताइए साहब। रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो आपको बताया कि 9 लाख ऐसे लोग हैं जो गरीब रेखा से ऊपर। मैं समझ गया, नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहरी विकास मंत्री में उनकी बात से सहमत हूँ, करे तो करे, क्या वक्त ही कहाँ है? जनता को तो पूरा विश्वास है। शांति प्रसाद जी, नहीं है, आपके पास भी नहीं है समाधान? चौहान साहब के पास भी, कह रहे मकान बना दिए, हमारे बन गए, उनके पास क्या समाधान होगा? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आपके पास है ना, उनके पास समाधान है। आप लोग सियासत के फुटबॉल की तरह खेल रहे हो मुद्दे को, मैं जान रहा हूँ। आपकी पार्टी में भी अब दोनों का, चौहान जी का भी और शांति प्रसाद जी का, 1 मिनट ऑडियो नीचे, 1 मिनट रुको। आपके यहां भी जो नेता जिनकी सियासत इन्हीं मुद्दे पर टिकी हुई है, और शांति प्रसाद भट्ट जी, आपके यहां भी ऐसे ही नेता हैं जो इसी मुद्दे पर जीवित हैं, ऑक्सीजन इसी से मिलती है, इसी मुद्दे से ऑक्सीजन मिलती है आपके कुछ नेताओं को, और सत्यवीर चौहान जी के पार्टी में भी। तिलक जी, एक मिनट दे दीजिए। आप लोग खुद ही नहीं चाहते समस्या का समाधान हो। हम चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं तो सत्ता में आप भी रहे और चौहान साहब भी हैं। हम 2016 में, अगर आप लोग चाहते हैं तो समस्या का समाधान नहीं होता। रिश्वत पर बने हुए विधानसभा इस बात का सबूत है। हम दोस्तों हमें क्यों नहीं बुलाती है? 7 साल से इनकी सरकार है, 10 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, मेयर इनके है, करना किसको है? ऑपोजिशन को करना है या सरकार को करना है? क्यों नहीं करती है सरकार? कौन रोक रहा है इनको? ये कहते हमारी डबल और ट्रिपल और पता नहीं किससे इंडियन की सरकार है, तो कौन रोक रहा है? हम नहीं रोक रहे, हम कह रहे हैं कि फ्लड जोन को चिन्हित करते हुए जो जब में आ रहे उनसे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाई है, उनको रिएक्ट कीजिए, जो शेष लोग बच रहे उनका नियमितीकरण कीजिए, जैसे हमने 2016 में किया था। क्यों नहीं करते हुए? चौहान साहब को मौका फिर जैसा आपके पास देखेंगे, पूरे उत्तराखंड को देखेंगे, टिहरी, चमोली, पौड़ी, जितने शहर है हमारे, जितने नियमित क्षेत्र प्राधिकरण से लोगों के घर चिन्हित हुए हैं, एसडीएम क्या, कमिश्नर क्या पड़े हुए अभी तक, उनको समाधान। अब एक मिनट जी, चौहान साहब अपनी बात पूरी करिए। वो योजना वाली बात पूरी हो गई आपकी पूरे आधे घंटे में। 9 करोड़ घर बनाए, 5 करोड़ बनाए, 10 करोड़ बनाए, अच्छी बात है। इसका स्थायी समाधान के ऊपर उत्तर दे दीजिए बस। इसी डिबेट से निकल के आ गया तिलक जी, कांग्रेस को भी उम्मीद जगी है कि भारतीय जनता पार्टी इसका समाधान निकलेगा। जब जिसने समस्या खड़ी हुई उसको भी उम्मीद आ गई कि अभी इसका समाधान के भारतीय जनता पार्टी ही निकाल सकती है, तो जिसने समस्या खड़ी करी हुई उसको समाधान नहीं दिख रहा, उसको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता के केंद्र में है वो इसका समाधान निकाल सकती है। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? हल तो यही निकल गया। मैं आपको पहले ही कह रहा था, कांग्रेस की प्रत्येक समस्या का हल भारतीय जनता पार्टी के पास है, और भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमने जो एक अतिक्रमण में कांग्रेस ने कब्जा थी उसको खाली कराया हमने। आज उत्तराखंड में जिस प्रकार का सौहार्द और चैन और अमन है वो हमारी सरकार के समय आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए तो हमारे हमको दोबारा चुन के लाया, नहीं तो तिलक जी आपने काफी समय से उत्तराखंड को रिपोर्टिंग की है, नहीं तो यहाँ
बार आई थी। अगर हम उत्तराखंड या छत्तीसगढ़ को याद रखने के लिए काम कर रहा हो, राज्यों के बीच में मुझे भारतीय जनता पार्टी भावना के लोगों को कांग्रेस करवाया था, वो याद है, हमारे लोग भूले नहीं अभी। मगर मैंने कहा हमारे लिए सत्ता साध्य नहीं है, सत्ता केवल सेवा का माध्यम है, और वो सेवा का माध्यम बना हमें यही मिली। इतना ही कहना चाहूंगा, तिलक जी इतना कहना चाहूंगा। जय सिंह रावत जी रहेंगे, भट्ट जी, चौहान जी, माफी के साथ आप मुद्दे की गंभीरता का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। एक मिनट अब जय सिंह रावत जी, सुना आपने, चौहान जी कह रहे हो गया समस्या का समाधान। मुझे तो मालूम ही नहीं था यह डिबेट में ही समस्या का समाधान हो सकता है। फिर आप काहे को हम और आप जो है रोज इस मुद्दे को लेकर बैठ जाते, अब तक तो समस्या का समाधान हो जाता। वो हो गया डिबेट में बैठे बैठे, चौहान साहब ने कहा कर दिया, देखिए हो गया। तिलक जी मैंने ये कहा कि कांग्रेस को भी उम्मीद हमसे ही है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हो गया समस्या का समाधान। नहीं, मैं कह रहा हूँ हो गया। नहीं तिलक जी, समस्या उत्पन्न करी कांग्रेस ने और उम्मीद नहीं है। महाराज मैं कह रहा हूँ कि नेहरू ने समस्या खड़ी की, आप ही के मुताबिक ये नेहरू की वजह से समस्या हो। समाधान तो बताओ, आपके पास समाधान नहीं है। कहते थे कि कांग्रेस ने कह रहे डिबेट में बैठ के हो गया। आप तो अपने शहरी विकास मंत्री से बढ़कर हुए, जो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बताइए तो करें क्या, हमारे पास वक्त ही नहीं है। आप तो प्रेमचंद अग्रवाल जी से बड़े मंत्री हो गए कि आपने बैठे बैठे तय कर लिया कि भैया होगा समाधान। जैसा ये समस्या का समाधान ऐसे ही होगा, मतलब वो है ना जो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होता है, ये गड्डी तो यूं ही चालेगी। मतलब मान के चलिए ना भट्ट जी की पार्टी चाहेगी ना चौहान जी की पार्टी। मैंने कहा कुछ नेताओं को ऑक्सीजन मिल रहा है और इसी मुद्दे से वो जिंदा है। जय सर, फाइनल कमेंट आपका। ऐसा है, इस चर्चा से तो लगता है कि समाधान किसी के पास नहीं जी, और खासकर जो समाधान कर सकता है ये दो ही दल कर सकता है, कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी कर सकती है। लेकिन चर्चा से तो लग रहा है कि एक दूसरे को तू मैं करने के लिए समाधान इनके पास एक दूसरे पे आरोप लगाने के और अपनी तमीज करने के अलावा कुछ नहीं है। जब इनको गंभीर ये समस्या है, सबकी समस्या, इसको अगर मैं ये कह रहा हूँ समाधान माना बीजेपी निकाल दिया तो कांग्रेस वाले अपोजिशन वाले हैं तो 10 मील में निकालेंगे। अरे इसको कोई तीसरा पक्ष कोई जो मलिन बस्ती है, कोई एनजीओ वाला, इन तीनों सबको इकट्ठे रखे, बोलो भाई आपके पास समाधान क्या है। फिर सरकार को बोला जाए सर्वसम्मत समाधान तो ये है, आप कोई स्कीम निकालो, प्रधानमंत्री उसमें रोजगार उसके आवास स्कीम में निकालो, ऐसे जहाँ तो मैक्सिमम उनको सब्सिडी मिले या बहुत सस्ते दरों पर मिले। दूसरी बात, उनको आइडेंटिफाई किया जाए नहीं कि कौन पैसा कौन दे सकता है कौन नहीं दे सकता। कोई पॉलिथीन की सीट लगा के बैठे हुए हैं, वो खाने के लिए पैसा है, कहाँ के पैसे। इस तरह इसमें मानवीय दृष्टिकोण भी है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण नहीं, ये विषय ठीक उस विषय की तरह नासूर बन चुका है। कानूनी पक्ष भी इसमें है और ऐसा न हो कि लोग आते रहे कब्जा करते रहे। हाँ। एक कानून में एक होता कि ताकि भविष्य के लिए नजीर न बने। अभी सही कह रहे हैं आप, समाधान निकाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं आप आते रहो, क्योंकि समस्या केवल नहीं, समस्या का समाधान सबको मिलकर तलाशना होगा। ये ठीक वैसी समस्या है जैसे ये कहते हैं ना कि हाय पलायन नहीं रुक रहा, हम रोकेंगे पलायन। ये पीड़ा हमारा सीना चीर के देखो, हम तो पलायन को लेकर जो है बस पूछिए मत। कांग्रेस भी और बीजेपी भी। और ऐसे ही एक माननीय विधायक बोले कि भाई मेरा गांव पूरा सूना हो गया, मेरे यहां से पलायन हो गया। मैंने कहा विधायक जी कहां, आवास कहां हुआ आपका? बोले अभी तो देहरादून रह रहा हूं। मैंने कब से? बोले 15 साल हो गए जब से विधायक हूं, तब से देहरादून रह रहा हूं। तो मैंने कहा वहां, बोले चुनाव के वक्त चला जाता हूं। यह है पलायन की पीड़ा का समाधान। जैसे चौहान साहब ने कहा हो गया समाधान, बस हो गया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब आपका भी, रावत जी आपका भी और भट्ट जी आपका भी। तो स्थायी समाधान किसी के पास नहीं है, अध्यादेश ही अस्थायी समाधान है, इतना मानकर चलिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।